Hello students, today I am going to teach you microbes which are related to class 8. Dear student, आज हम microbes जिसका मतलब सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु होता है उसके अंतर्गत पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में माइक्रोब्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स को के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग इस माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करेंगे जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। कितने तरह के माइक्रोब्स हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और हमारे साथ साथ वो सर्वाइवल हैं, उन सभी कंडीशंस टर्म्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रोब्स के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार। इसमें पहला जो हम देखेंगे वो है आपका बैक्टीरिया, जिसे हम सिंगुलर में बैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियम। दूसरा है हमारा वायरसेस। वायरसेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में वायरसेस ही यूज होता है। तीसरा है हमारा फंगी, जिसको हम सिंगुलर में फंगस कहते हैं। फंगस। मेरा चौथा जो टाइप्स है वो है प्रोटोजोआ, जिसको हम सिंगुलर में प्रोटोजोआन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआन। और हमारा चौथा जो है, पांचवा जो है वो है अलगेई, जिसको सिंगुलर में हम एल्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गा। डियर स्टूडेंट, ये 5 टाइप्स हैं किसके? माइक्रोब्स के, जिसमें से हम पहले को बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम जीवाणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवाणु। दूसरा है वायरसेस, इसको हम विषाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? विषाणु। तीसरा है फंगी, जिसे हम कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। चौथा है प्रोटोजोआ, इसे हम प्रोटोजोआ ही कहेंगे। प्रोटोजोआ। और हमारा पांचवा जो है अलगेई है, जिसको हम शैवाल या एल्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल या एल्गा। ये कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार है। अब हम बारी बारी से इन सभी फैक्ट्स, इन सभी टाइप्स को जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मेरा है बैक्टीरिया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के लिए कौन सा, किस तरह के ये जीव हैं, किस तरह के सराउंडिंग्स, वातावरण में ये सर्वाइवल है, इनको कौन सा हैबिटेट चाहिए जीने के लिए। फिर हम इसके शेप एंड साइज को देखेंगे। फिर साथ ही साथ हमारे आसपास के वातावरण में ये कैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है, उस रिप्रोडक्शन को देखेंगे। फिर इसके रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल के लिए कौन से रिक्वायर्ड टेम्परेचर होते हैं, उस टेम्परेचर को देखेंगे। और फिर हमारे सराउंडिंग्स के कुछ बेनिफिशियल और कुछ हार्मफुल, इस तरह के बैक्टीरिया सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया से ही शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु। जीवाणु। इस बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में कहा जाता है these are single celled simple organisms which are
also termed as unicellular organisms। इस बैक्टीरिया के बारे में हमारा पहला जो फैक्ट्स है वो कह रहा है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल सेल्ड, सिंगल मीन्स वन, सेल्ड मीन्स कोशिका। इसकी जो संरचना होती है, इसका जो बॉडी फिगर होता है वो सिंगल सेल्ड है। साथ ही ये कैसा जीव है, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। एक ये सामान्य प्रकार का जीव है। अंतर सिर्फ इतना है, जो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल है, उसमें से कुछ है कि यूनिसेलुलर हैं, कुछ है मल्टी सेलुलर होते हैं। चूंकि इसने सिंगल सेल्ड को धारण किया है, इसका जो बॉडी फिगर होता है वो एक कोशिका से बना हुआ होता है। सो सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इस तरह के जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये तो इसका साधारण सा परिचय हुआ, जो हम बैक्टीरिया किसको कहते हैं या फिर जीवाणु किसको कहते हैं। अब रही बात इस बैक्टीरिया के पनपने के लिए, जिसको हम थ्राइविंग मोड कहते हैं, उसके पनपने के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये बैक्टीरिया किस तरह के हैबिटेट में पनपता है। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की चर्चा करेंगे। हैबिटेट, these organisms found everywhere on this earth, such as in soil, air, water, marshlands, deserts, polar region, and inside the bodies of other living organisms, जब हम इसके हैबिटेट की चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में कहा गया है कि these organisms are found everywhere on this earth। इस धरती पर, इस धरती के जर्रा जर्रा, and each and every corner inside this earth, ये अपने आप को सर्वाइवल बनाता है। सच एज इन सॉइल, एयर, वाटर, मार्शीलैंड से यहाँ मतलब दलदली जमीन से है, डेजर्ट से मतलब मरुस्थल से है, और पोलर रीजन से मतलब ध्रुवीय प्रदेश है। कहने का मतलब है जो ये अत्यंत सर्द वातावरण में भी जी सकता है। और फिर हम आगे देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मैक्सिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है, तो वो भी हम जानेंगे। तो ये इसके हैबिटेट्स होंगे। अब हम इसके साइज और शेप के बारे में जानेंगे, जो एक्चुअली में बैक्टीरिया के कौन से साइज होते हैं, फिर ये किस शेप में मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम इसके साइजेज को देखेंगे। साइजेज जिसका मतलब होता है माप। एक्चुअली में बैक्टीरिया या जीवाणु की माप किस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम इसके 3 साइजेज को देखेंगे। एक देखेंगे एवरेज साइज, एक देखेंगे स्मॉलेस्ट साइज, और एक देखेंगे लार्जेस्ट साइज। तो सबसे पहला हम देखते हैं द एवरेज
length of bacteria are 1.25 माइक्रोन मीटर। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोन मीटर। ये जो आपका सिंबलाइज्ड किया गया है ये माइक्रोन है। क्या है? माइक्रोन। अति सूक्ष्म इकाई माना जाता है माइक्रोन मीटर। इन डियामीटर। प्रायः नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनका व्यास 1.25 माइक्रोन मीटर माना जाता है। प्रायः हर एक बैक्टीरिया का जो इस धरती पर मौजूद है। अब हम इसके एवरेज साइज के बाद देखेंगे। अब देखेंगे हम द स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया आर 0.15 माइक्रोन मीटर इन डियामीटर। और जो इस धरती पर जो अति सूक्ष्म सबसे स्मॉलेस्ट साइज में जो जिस बैक्टीरिया को माना जाता है उसका जो मेजरिंग स्केल होता है वो होता है 0.15 माइक्रोन मीटर। अब ये ऊपर में एवरेज साइज है, बीच में स्मॉलेस्ट साइज है। अब हम इसके बिगर साइज या लार्जेस्ट साइज को देखेंगे। द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया in length is equal to 15 माइक्रोन मीटर। और संसार में, पूरे संसार में जो सबसे बड़े साइज का बैक्टीरिया है उसका लेंथ जो है वो 15 माइक्रोन मीटर माना जाता है लेंथ के हिसाब से। बट इन diameter it measures 1.5 माइक्रोन मीटर इन diameter। ये तीसरा टर्म जो है हमारा वो लेंथ के हिसाब से भी है और फिर डियामीटर के हिसाब से भी है। लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो इस धरती पर मौजूद है उसकी लंबाई 15 माइक्रोन मीटर मानी जाती है। वहीं डियामीटर के हिसाब से जब मानेंगे हम तो इसका मेजरिंग स्केल्स जो है 1.5 माइक्रोन मीटर इन डियामीटर में शो करता है। तो ये साइजेज हुए जो इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया, चाहे वो फ्रोजन सेक्शन हो या फिर ड्राई डेजर्ट्स हो या फिर मार्शीलैंड्स हो, कहीं ना कहीं इसी साइज में ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब हम साइज के बाद इस बैक्टीरिया के शेप को देखेंगे। शेप, जिसको हम स्वरूप या आकृति कहते हैं, स्वरूप या आकृति। अब हम बैक्टीरिया के स्वरूप या आकृति के बारे में जानेंगे। These organisms are found broadly in rod-shaped
spherical shaped, spherical shaped and spiral shaped, spiral shaped। ये बैक्टीरिया जो होते हैं सो डिफरेंट शेप्स में मौजूद होते हैं, और वो शेप्स जो होते हैं प्रायः या तो रॉड शेप्ड होते हैं या फिर स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, और फिर या तो स्पाइरल शेप्ड में बैक्टीरिया ये मौजूद होते हैं। अब बारी बारी से देखेंगे इस रॉड शेप्ड में किस तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फिर हम देखेंगे स्फेरिकल शेप्ड में कौन से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फिर हम स्पाइरल शेप्ड में कौन से बैक्टीरिया मौजूद विद्यमान है या फिर इस धरती पर सर्वाइवल है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला है मेरा रॉड शेप्ड। इस रॉड शेप्ड में जिस बैक्टीरिया का नाम आता है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस स्यूडोमोनाज, स्यूडोमोनाज। ये बैक्टीरिया है, कुछ एक बैक्टीरिया के नाम है लैक्टोबैसिलस स्यूडोमोनाज, स्यूडोमोनाज। ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड, रॉड की तरह लंबा लंबा रूप में प्राप्त होते हैं और इसलिए इसको रॉड शेप्ड कहते हैं। दूसरा मेरा है स्फेरिकल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को देखते हैं जिसमें है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेफिलोकोकस, etc। ये कुछ एक बैक्टीरिया के नाम हैं जो स्फेरिकल शेप्ड यानी गोल रूप में मौजूद होते हैं। इसमें पहला है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है माइक्रोकोकस, तीसरा है डिप्लोकोकस और चौथा है स्टेफिलोकोकस। डियर स्टूडेंट, ये इसको याद करने के लिए हम लोग कोकस सीरीज रखेंगे, इस सब में कोकस लगा हुआ रहता है, तो इसको याद करके रखेंगे। जैसे ही कोकस पर नजर जाएगी हम समझ जाएंगे वो ना तो रॉड शेप्ड को फॉलो करेगा ना ही स्पाइरल शेप्ड को। वो जब भी विद्यमान होगा तो किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। मेरा तीसरा जो है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। इसके अंतर्गत हम विब्रियो, ट्रिपोनेमा, etc को देखते हैं। विब्रियो, ट्रिपोनेमा ये सभी बैक्टीरिया है का ही नाम है जो स्पाइरल शेप्ड यानी सर्पाकार रूप में मौजूद होते हैं। तो ये आपका 3 शेप हुआ, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड, जो कि बैक्टीरिया के स्वरूप या आकृति को दर्शाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है और फिर किस तरह के टेम्परेचर में ग्रोथ करता है और उसका रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, अब हम इसको देखेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ से मतलब है वृद्धि और रिप्रोडक्शन से मतलब है जनन। कैसे ये अपने न्यू संतति, अपने हेरिडिटी, वंश की वृद्धि करते हैं। प्रायः इन 2 टर्म को हम आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ।
these organisms grow mainly in temperature ranging from 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। ये इसका ग्रोइंग टेम्परेचर है, किस तरह के तापमान में ये सही सलामत अपने आप की वृद्धि करता है, तो वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर उसका जो है 25 डिग्री सी से 37 डिग्री सी माना जाता है। इस तरह के वातावरण में भी ये बैक्टीरिया जो है सो अपने जनरेशन की क्या करता है, वृद्धि करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे। रिप्रोडक्शन, these organism reproduce through a special method called binary fission. Binary fission बाइनरी फिजन से मतलब है द्विखंडन। हर एक बैक्टीरिया अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो पार्ट में बढ़ जाता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, जैसे अगर ये आपका बैक्टीरिया है तो इसके सेल का डिवीजन होगा और ये सेल डिवाइड होकर के क्या बैक्टीरिया बनाएगा, दो बैक्टीरिया का निर्माण करेगा। फिर ये इस सेल दोनों का डिवीजन होगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनता है, फिर बारी बारी से फिर ये बनाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। कहने का मतलब है कुछ एक दिनों में ही एक बैक्टीरिया 2 2 4 2 6 2 8 एक बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो सकता है। और अगले सप्ताह हम यदि उसी बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को या ग्रोथ को देखेंगे तो फिर वो कई गुना बढ़ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यही बाइनरी फिजन का तरीका है जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे जो बैक्टीरिया या जीवाणु से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे जो इस धरती पर कौन कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, या फिर हमारे लिए कौन हार्मफुल बैक्टीरिया माने जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे यूजफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया, इस यूजफुल बैक्टीरिया के अंतर्गत हम कुछ एक बैक्टीरिया का नाम लेंगे जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसमें हम पहला देखेंगे इस्चेरिचिया। इस्चेरिचिया ये बैक्टीरिया का नाम है। ये हमारे लिए एज अ फ्रेंड व्यवहार करते हैं। माइकोडर्मा, माइकोडर्मा, लैक्टोबैसिलस, ये भी हमारा मित्र ही है। अगर ये हमारा मित्र ना होता तो हम कभी दूध से दही का निर्माण नहीं कर सकते। नाइट्रोबैक्टर्स, ये कुछ एक स्पेशल टाइप बैक्टर्स हैं जो खेत खलिहानों पौधों में मौजूद होते हैं। अगर ये नाइट्रोबैक्टर्स पौधे के साथ नहीं होते तो ना तो हमें मस्टर्ड मिलता, ना हम मटर खाते, ना हम चना खाते, ना ही हम सेम जिसको हम बीन कहते हैं, क्या कहते हैं, बीन, ये सब इसी बैक्टीरिया के चलते जो है सो हम लोगों को प्राप्त हो पाता है। नहीं तो बहुत सारे फूड ग्रेन्स हमें प्राप्त नहीं होते। तो ये बैक्टीरिया हमारे मित्र हैं जो कि हमें कई तरह की फसलें क्या करते हैं,
प्रदान करते हैं। एक और बैक्टीरिया है जिसे हम रिजोबियम कहते हैं। रिजोबियम ये भी बैक्टीरिया का ही नाम है। ये भी बैक्टीरिया प्लांटेशन के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। अगर ये सब ना हो तो ये डायरेक्टली हमारे फूड ग्रेन्स को, सेरेल्स को प्रभावित करेगा और फिर हम लोग दाने दाने के लिए क्या हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक आपके यूजफुल बैक्टीरिया का नाम था। अब यही हम कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को देखेंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे फूड ग्रेन्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें देखेंगे आप हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। Some harmful bacteria. Some harmful bacteria. इस हार्मफुल बैक्टीरिया जिसको हम हानिकारक कहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला नाम लेते हैं हम ट्यूबरकुलिन। ये बैक्टीरिया ही है जिससे हम मनुष्यों को टीबी की बीमारी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है। तो अब किसी दिन कोई पूछ दे आपसे जो टीबी की बीमारी किसके चलते होती है, तो कहेंगे हमारे वातावरण में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया का नाम होता है ट्यूबरकुलिन। इसी बैक्टीरिया के चलते जो है सो हम सभी मनुष्य, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में जो है सो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी होती है। एक और है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये भी हार्मफुल बैक्टीरिया का ही नाम है। तीसरा स्टेफिलोकोकस ईटीसी। ये कुछ एक हार्मफुल बैक्टीरिया के नाम थे। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट पार्ट फंगी को लेकर के आएंगे और फिर उसको हम लोग डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।